जब हम तद्धित प्रकरण की कोई सिद्धि करते हैं, प्रकरण होते हैं ना, जैसे कृत प्रत्यांत शब्दों की सिद्धि, तिंग प्रत्यांत, तिङंत सिद्धियां, सुबंत सिद्धियां, कृदंत शब्दों की सिद्धियां, तद्धितांत शब्दों की सिद्धियां, समास पदों की सिद्धियां, ऐसे अलग अलग हमारे को समस्त पद हैं, समस्त पद, समास पदों की सिद्धि, स्वतंत्र पद जैसे कृदंत शब्द, तद्धितांत, सुबंत, तिङंत, समस्त पद। समस्त पद माने समास के साथ जो पद, समास वाला पद। कृदंत, तद्धितांत, सुबंत, तिङंत, समस्त पद। ये जो तिङंत के साथ एक और जोड़ सकते हैं, सनाद्यंत। समस्त पद, एक शेष। ये मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, मैं आपको शब्दों से ही परिचय करा रहा हूं। व्याकरण में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं ना, उनसे परिचय करा रहा हूं। 5 वृत्तियां होती हैं, इनमें से 5 वृत्तियां आ गई। कृत, तद्धित, सनाद्यंत, एक से समास। सुबंत तिङंत को वृत्ति नहीं कहते। 5 वृत्ति है ना, वृत्ति। और वृत्ति में कृत, तद्धित, समास, एक शेष, सनाद्यंत। 5 वृत्ति होती है। वृत्ति क्या होती है? परार्थाभिधानम वृत्ति।
पर अर्थ का विधान जिसके द्वारा किया जाता है उसको वृत्ति कहते हैं। परार्थाभिधानम वृत्ति। जैसे राजपुरुष है, उपसर्जन पद और प्रधान, प्रधानार्थक और उपसर्जन पद, दो तरह के पद होते हैं। एक प्रधान अर्थ वाला, एक गौण अर्थ वाला। तो गौण अर्थ का या प्रधान अर्थ का जहां पर कथन होता है किसी दूसरे शब्द के द्वारा, वो वृत्ति होती है। परार्थाभिधानम वृत्ति। परस्य अर्थस्य, परस्य शब्दस्य यो अर्थ परस शब्दस्य अर्थ। परार्थाभिधानम का अर्थ लिख रहा हूं। परस्य परस्य शब्दस्य जो पर शब्द है, राज्य पुरुषा में राजन शब्द है या फिर पुरुष शब्द है। परस्य शब्द से यो अर्थ। राजन शब्द का राजन रूप अर्थ है, पुरुष शब्द का पुरुष रूप अर्थ है। परस्य शब्द से यो अर्थ तस्य तस्याभिधानम। अभिधान मानी कथन। शब्दांतरेण यत्र। परस्य शब्दस्य यो अर्थ तस्य अभिधानम शब्दांतरेण यत्र सा वृत्ति। जैसे राजपुरुष शब्द है, जैसे राजपुरुष इत्यत्र राज शब्देन वाक्यावस्थायाम अनुक्तः पुरुषार्थो विधीयते।
अभिधीयते मानी कहा जाता है। परस्य शब्दस्य का मतलब प्रधानार्थक शब्दस्य उपसर्जन शब्दस्य वा। ये जो परस्य शब्दस्य है तो इसको ऐसे कह सकते हैं, प्रधानार्थक शब्दस्य उपसर्जन शब्दस्य वा। जो प्रधानार्थक शब्द हो या उपसर्जन शब्द हो उसको पर कह रहे हैं। अब मेरे ख्याल में आप समझेंगे, थोड़ा है तो समझने में। शब्द अपरिचित शब्द है ना, पर बार बार पानी में उतरेंगे तभी तैरना आएगा। गाय का दूध बार बार निकालेंगे तो गाय का दूध निकालना आएगा। कंप्यूटर पर काम करेंगे तो कंप्यूटर आ जाएगा। दो शब्द होते हैं समास में, वृत्ति में दो शब्द होंगे, एक प्रधान अर्थ वाला शब्द और एक उपसर्जन। उपसर्जन अब प्रधान को कहते हैं। उपसर्जन उप प्रधान को कहते हैं। हाँ, उपसर्जन उप प्रधान को कहते हैं। उपसर्जन अप्रधान को कहते हैं। प्रधान और अप्रधान। उपसर्जन मानी अप्रधान। उपसर्जनम पूर्वम, वो एक पारिभाषिक संज्ञा है, पर उपसर्जन का एक स्वाभाविक अर्थ है, लोक प्रचलित अर्थ। अप्रधान उसमें तो फिर प्रधान लेते हैं। नहीं, वो तो एक संज्ञा कर दी है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन, समास शास्त्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट है वो उपसर्जन होता है। प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है ना समास सूत्र में, वो उपसर्जन होता है। समास करने वाले सूत्र होते हैं, उनमें दो तरह की विभक्तियां हैं। एक पद में तो प्रथमा निर्देश होगा, दूसरे में तृतीया। जैसे द्वितीया श्रितातीत पतित पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नई, तो द्वितीय प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है। श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नई, ये तृतीया निर्दिष्ट है। अन्येन व्यंजनम, अन्येन तृतीया निर्दिष्ट, व्यंजनम प्रथमा निर्दिष्ट। विशेषणम विशेष्येण बहुलम, विशेषणम प्रथमा निर्दिष्ट, विशेष्येण तृतीया निर्दिष्ट। एक प्रथमा निर्दिष्ट मिलेगा, एक तृतीया निर्दिष्ट मिलेगा। प्रथमा निर्दिष्ट का समास होता है तृतीया निर्दिष्ट के साथ, तो उसमें जो प्रथमा निर्दिष्ट होगा वो उपसर्जन होगा पारिभाषिक रूप से। पर उपसर्जन का एक अर्थ प्रधान भी होता है। वयम अत्र उपसर्जनास्म, ऐसे वाक्य बोलते हैं ना, हम तो यहाँ पर अप्रधान हैं। प्रधान जो है वो माना जाएगा जिसको अधिक बड़ी जिम्मेदारियां दे रखी है। अधिकारी,
तो प्रधान, जैसे ऐसे भी बताते हैं प्रधान अप्रधान को, जैसे समास में पूर्व पद उत्तर पद होता है, दो पद। समास में पूर्व पद उत्तर पद दो पद होते हैं। तो ऐसा भी नियम किया हुआ है कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती। सुमित, अव्ययी भाव समास में दो पद होंगे, पूर्व पद उत्तर पद। जैसे यथाशक्ति, ये अव्ययी भाव समास है, तो यथा को पूर्व पद कहेंगे, शक्ति को उत्तर पद कहेंगे। फिर दोनों का एक पद हो गया यथाशक्ति। दो अलग अलग पद है यथा और शक्ति, उनका एक पद हो गया यथाशक्ति। अब यथाशक्ति जो ये शब्द बना, इसमें ये देखेंगे किसके अर्थ की प्रधानता है। तो बताएंगे पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता। अव्ययी भाव समास है, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता है, यथा के अर्थ की प्रधानता है। शक्ति यथा का अर्थ है, यथाशक्ति का अर्थ है शक्ति के अनुसार। हाँ, तो अनुसार हो गया ना, शक्ति का अतिक्रमण ना करके। तो ये यथा पद का अर्थ विप्सार्थ में कहीं आता है, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन को प्रतिदिन कहते हैं। तो गुरु जी, यथाशक्ति जो शब्द है, इसमें यथा प्रधान शब्द है, प्रधान अर्थ है, प्रधान अर्थ वाला है। शक्ति का गौण अर्थ है, यथा का प्रधान अर्थ है। शक्ति का अतिक्रमण न करके आखिरी में जिसका कथन होता है वो प्रधान होता है। जैसे रामः गच्छति, तो गच्छति का अर्थ प्रधान है, राम का अर्थ गौण है। पर गच्छति रामा बोलेंगे ना, तब भी गच्छति प्रधान है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो गच्छति का अर्थ प्रधान है। क्रिया शक्ति प्रधान है या यथा प्रधान है? यथा का अर्थ प्रधान है, शक्ति का अर्थ प्रधान है। शक्ति तो शब्द है, शक्ति का एक अर्थ है। यथा तो शब्द है, यथा शब्द का एक अर्थ है। तो यथा शब्द का अर्थ प्रधान, ये प्रधान है, शक्ति शब्द का अर्थ प्रधान है। ठीक है। जैसे जो प्रत्यांत शब्द होता है ना, प्रत्यांत शब्द में ये देखेंगे प्रकृति का अर्थ प्रधान है या प्रत्यय का अर्थ प्रधान है। प्रत्यांत शब्द में तो कहेंगे प्रत्यय का अर्थ प्रधान है। इसको दिखने दो, मेरा फोटो चित्र छोटा भी आ जाए कोई बात नहीं। चेहरा चेहरा आ जाए इतना ही बहुत है, बस इससे ऊपर ऊपर आ जाए वही बहुत है। इसमें चित्र ये जो है, जो लिखा रहता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। कोई भी शब्द जब पकड़ करके देखेंगे, किसी भी शब्द में जब देखेंगे तो उसमें एक अंश प्रधान होगा और एक अंश गौण होगा, दोनों प्रधान नहीं होते। एक द्वंद्व समास ऐसा है जिसमें दोनों के अर्थों की प्रधानता होती है। नहीं तो कोई भी शब्द पकड़ेंगे ना, समास पद है जैसे, तो अव्ययी भाव में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता, तत्पुरुष में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता, बहुब्री में किसी अन्य पद के अर्थ की प्रधानता। द्वंद्व समास ऐसा है जिसमें दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता है। ये तो समास की व्यवस्था है। कृदंत शब्दों में प्रकृति का अर्थ क्रियावाची होता है,
प्रकृति जो है धातु होती है, धातु में क्रियावाची शब्द। धातु का मतलब क्रियावाची शब्द। तो धातु क्रियावाची शब्द को कहते हैं, और प्रत्यय उस क्रियावाची शब्द से प्रत्यय जुड़ा रहता है। धातु प्रत्यय। अब उस धातु और प्रत्यय का संयोग होने पर शब्द सिद्ध हो गया। उसमें विचार करेंगे कि किसका अर्थ प्रधान है। तो प्रकृति और प्रत्यय में प्रत्यय का अर्थ प्रधान होता है, प्रकृति का अर्थ गौण हो जाता है। प्रकृति प्रत्यय में प्रत्यय का अर्थ प्रधान, पर तिङंत स्थल में प्रकृति प्रत्यय में प्रत्यय का अर्थ गौण है, प्रकृति का अर्थ प्रधान है। पचती जैसे तिङंत स्थल है, पच और अति दो विभाग कर लिए, तो अति ये प्रत्यय भाग है, पच ये प्रकृति भाग है। तो जो प्रकृति भाग है तिङंत स्थल में वो प्रधान होता है, और प्रत्यय भाग जो है, प्रत्यय का जो अर्थ है वो अप्रधान होता है। तिङंत स्थल में प्रकृति का अर्थ प्रधान होता है, प्रत्यय का अर्थ अप्रधान होता है। लेकिन कृदंत स्थल में, तद्धित प्रत्यांत स्थल में, बोलिए, कृदंत में प्रत्यय का अर्थ प्रधान होता है। प्रत्यय का अर्थ प्रधान होगा, तद्धित में भी प्रत्यय का अर्थ प्रधान होगा। है सुबंत शब्द होगा तो उसमें भी प्रत्यय का अर्थ प्रधान होगा। तिङंत का एक अपवाद है, तिङंत में प्रकृति का अर्थ प्रधान होता है। तिङंत में प्रकृति का अर्थ प्रधान होता है। तो प्रकृति का क्या अर्थ होता है? प्रकृति का अर्थ होता है धातु या प्रातिपदिक। नहीं, तिङंत स्थल में प्रातिपदिक नहीं होता। प्रकृति पूछ रहे ना, प्रकृति का अर्थ क्या है? हाँ, प्रकृति कहते हैं प्रातिपदिक को या धातु को। हाँ, ये तो ठीक हो गया कि धातु और प्रातिपदिक को प्रकृति कहते हैं। अब मेरा प्रश्न तो वही है ना कि प्रकृति का अर्थ होता क्या है? प्रकृति धातु होती है या प्रातिपदिक होती है, तो प्रकृति का अर्थ क्या है, यानी धातु का अर्थ क्या है और प्रातिपदिक का अर्थ क्या है, ये बात आएगी ना। धातु क्रियावाची शब्द और प्रातिपदिक संज्ञार्थक शब्द। जैसे तिङंत में तिङंत स्थल में प्रकृति का अर्थ प्रधान होता है। तिङंत स्थल में प्रकृति का अर्थ प्रधान होता है। जैसे पचती में दो भाग हैं। पचती के दो भाग करने पर
देखेंगे कि किसका अर्थ प्रधान है, किसका देखेंगे। जैसे पद्धति के दो भाग करने पर देखेंगे कि किसका अर्थ प्रधान है, किसका गौण। किसका अर्थ प्रधान है, किसका गौण। तो पच पच अति, इस रूप में दो भाग हो गए। पच प्रकृति भाग है, अति प्रत्यय भाग है। पचति पच अति, इस रूप में पचति के दो भाग हो गए हैं। इस रूप में पचति के दो भाग हो गए। पच प्रकृति भाग है, और अति प्रत्यय भाग। यहां पच के अर्थ की प्रधानता है, यहां प्रकृति के अर्थ की प्रधानता है। यहां पच के अर्थ की प्रधानता है। पच या अति? यहां पच के अर्थ की प्रधानता है। पच का अर्थ है, पच के दो अर्थ हैं। जी यहाँ आपने ऊपर लिखा है कि प्रकृति के अर्थ का प्रधानता होता है। यह अपवाद है, सामान्य नियम वो है ऊपर जो लिखा है। ठीक है। अरे क्या लिख दिया मैंने, तिङंत स्थल में। हाँ ठीक तो लिखा है, तिङंत स्थल में प्रकृति का अर्थ प्रधान होता है। प्रकृति तो है पच है। जैसे पचति के दो भाग करने पर देखेंगे कि किसका अर्थ प्रधान है, किसका गुण। पच अति, इस रूप में पचति के दो भाग हो गए। पच अति, पच प्रकृति भाग है और अति प्रत्यय भाग।
यहां पच के अर्थ की प्रधानता है। पच के दो अर्थ हैं। किसी भी प्रकृति के दो अर्थ होते हैं। तिङंत में प्रकृति धातु रूप होती है। अर्थात प्रकृति भाग है और अति प्रत्यय भाग, यहां पच के अर्थ की प्रधानता है। अर्थात तिङंत स्थल में सर्वदा प्रकृति धातु के रूप में मिलती है। तिङंत स्थल में सर्वदा प्रकृति धातु के रूप में मिलती है। धातु मात्र के दो अर्थ होते हैं। फल व व्यापार। फल व्यापार में भी व्यापार के अर्थ की प्रधानता है। यदि फल व्यापार के बीच प्रधानता व गौणता देखें तो व्यापार के अर्थ की प्रधानता है। अर्थात फलजनक व्यापार, अर्थात प्रकृति का यदि फल व्यापार के बीच प्रधानता व गौणता देखें तो व्यापार के अर्थ की प्रधानता है। अर्थात प्रकृति का अर्थ फलजनक व्यापार लिया जाता है।
फलजनक व्यापार अर्थ लिया जाता है। जैसे मैंने कहा फलजनक व्यापार, फल को पैदा करने वाला, जनक माने पैदा करने वाला व्यापार। जैसे देवदत्त पकाता है, तो यहां पचती का अर्थ है पकना क्रियाजनक, देवदत्त कर्ता के द्वारा की गई फलजनक क्रिया। देवदत्त के द्वारा ओदन को, देवदत्त के द्वारा ओदन में जो गलने की क्रिया है, माने जो धातु है वो दो बातों को कहता है, फल को और व्यापार को। जैसे देवदत्ता पचती में फल क्या है? व्यापार तो देवदत्त पटलोई उठाता है, चूल्हे के ऊपर रखता है, सारी एक्टिविटी करता है, कभी देखता है, कभी हीटर मंदा करता है, कभी तेज करता है, कभी पानी गर्म करके उस ऊपर से उसमें डालता है, हैं? पानी कम हो जाए तो पानी गर्म किया फिर उसमें डाला, पानी को अलग से गर्म करता है, फिर गर्म पानी को उसमें डालता है। ये सब व्यापार कहलाते हैं। और व्यापार के द्वारा फल मिलता है, गलना रूप फल। चावल गल जाता है, सब्जी गल जाती है। तो यदि व्यापार फल प्रधान हो तो व्यापार जन्य फल ऐसा बोलेंगे। धातु के द्वारा व्यापार जन्य, कुछ लोग कहते हैं कर्मवाच्य में फल के अर्थ की प्रधानता होती है, कर्तृवाच्य में व्यापार के अर्थ की प्रधानता होती है। एक बात और बताता हूं, क्या लिखा? व्यापार फलजनक व्यापार, फलजनक व्यापार अर्थ लिया जाता है। अति का अर्थ है पच के साथ संबद्ध, अति का अर्थ है पच से परे प्रत्यय के रूप में उपस्थित अति का अर्थ है कर्ता, वचन, काल, पुरुष भी लगा सकते हैं, पुरुष। ये जो पचती में जो अति है ना, किस किस को कह रहा है? अति, अति, ती भी कह सकते हैं, अति भी कह सकते हैं, दोनों ही प्रत्यय है ना। कहीं कहीं केवल ती मिलता है, जैसे हंती, अति नहीं मिलता। कहीं सुनोती, नोती मिलता है, नोती। सु तो प्रकृति है, नोती। कहीं पठिष्यति, इष्यति मिलता है, यहां भविष्यत काल हो जाएगा ती का अर्थ। कहीं कहीं अपाठित, ईत मिल गया है, अपाठित, अपाठिष्ठाम, अपाठिषु, अपाठिष्टाम में इष्टाम मिल गया, अपाठिषु इशु मिल गया, प्रत्यय भाग है ना। तो अति का अर्थ है कर्ता,
वचन काल माने अति एक वचन है, वर्तमान काल है, कर्ता कारक है और प्रथम पुरुष है। पुरुष बोले तो प्रथम पुरुष है। ये सब पच को विशेषित कर रहे हैं। पच में भी दो हिस्से हैं, फल और व्यापार, तो फल व्यापार को विशेषित कर रहा है। ये सब फल व्यापार को विशेषित कर रहा है, फल व्यापार को विशेषित कर रहा है और ये सब भी व्यापार को विशेषित कर रहे हैं, फल जनक व्यापार को विशेषित कर रहे हैं। ये सब माने कर्ता कारक, प्रथम पुरुष, वर्तमान काल और कर्ता जो है एक कर्ता, दो कर्ता, बहुत कर्ता, पचती पचता पचंती, दो कर्ता, पचंती बहुत कर्ता। पचसी आएगा तो पुरुष चेंज हो जाएगा, बाकी तो वही रहेंगे। एक कर्ता, दो कर्ता, बहुत कर्ता, वर्तमान काल, प्रथम पुरुष, ये सब मिलकर के व्यापार को विशेषित करते हैं। किसके व्यापार को? किसके व्यापार को? फल जनक व्यापार को, विकृति जनक व्यापार। विकृति का अर्थ होता है गलना। विकृति मानी चावल सब्जी आदि का गलना, तो उस विकृति को पैदा करने वाला व्यापार, विकृति को पैदा करने वाले व्यापार को कर रहे हैं ये। विकृति शब्द का अर्थ समझते हैं? गलना, गलना। ओदन जब गल जाता है ना, कठोर होता है पहले, फिर वो नरम हो जाता है, उसी को विकृति कहते हैं। विकृति याद कर लो। हैं? एक कर्ता, वर्तमान काल में एक कर्ता, प्रथम पुरुष से अभिन्न एक कर्ता, वर्तमान कालिक विकृति अनुकूल व्यापार। देवदत्ता पचती का क्या अर्थ होगा यहां? अतः देवदत्ता पचती का अर्थ होगा देवदत्ता पचती का क्या अर्थ होगा? वो तो है, ऐसे विश्लेषण अलग ढंग से करेंगे इसका। हाँ? फलजनक व्यापार इस दृष्टि से कहना, इसका विश्लेषण करके बताएं। क्रिया किया जा रहा है, फलजनक एक क्रिया किया जा रहा है, हैं? देवदत्त के द्वारा फलजनक एक क्रिया किया जा रहा है, विकृति जिस क्रिया का परिणाम ऐसे बोलेंगे, देवदत्ता भिन्न एक कर्तृक, वर्तमान कालिक विकृति अनुकूल व्यापार, पचन रूप व्यापार। देवदत्ता भिन्न एक कर्तृक, देवदत्त से अभिन्न एक कर्तृक, देवदत्ता भिन्न
एक कर्तृक वर्तमान काल वर्तमान कालिक प्रथम पुरुष देवदत्ता भिन्न एक कर्तृक वर्तमान कालिक। पुरुष को जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे? प्रथम पुरुष। देवदत्त प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष के रूप में, प्रथम पुरुष के रूप में देवदत्ता भिन्न एक कर्तृक वर्तमान कालिक। देवदत्ता भिन्न एक कर्तृक वर्तमान कालिक। देवदत्ता भिन्न देवदत्त से भिन्न प्रथम पुरुष रूप, यहां पर कह सकते हैं प्रथम पुरुष रूप। इसको आगे बढ़ाएं तो कैसे, इसको इस लाइन में लाऊं तो कैसे करूंगा? सेलेक्ट वाला ऑप्शन है। यहाँ पे ये सिलेक्शन है ना गुरुजी, तो किसको क्या करना है? आप जिसको भी सिलेक्ट इसको हाँ, अब इसको पकड़ लीजिए, इसको पकड़ के जहाँ करना है कर सकते हैं। ज़्यादा हो गया ना, यहीं पे रख लीजिए, फिर इसको इधर कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हमने रख दिया, तो अब इसको सिलेक्ट करके सेलेक्ट अभी तो पूरे हो रहा है, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे ज़्यादा बड़ा हो गया वो, छोटा हो गया। आप एक बार फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा लाइन एक करना है ना, तो पूरे को सिलेक्ट करके ऊपर कर सकते हैं। जैसे अगर हम पूरे को सिलेक्ट करना चाहें तो पूरे को अब इसको बस राइट। देवदत्ता पस्ती का अर्थ होगा प्रथम पुरुष रूप देवदत्ता भिन्न एक कर्तृक वर्तमान कालिक। विक्लिति अनुकूल, अनुकूल माने विक्लिति जनक, विक्लिति विक्लिति अनुकूल, विक्लिति जनक। अनुकूल का मतलब जनक, विक्लिति को पैदा करने वाला व्यापार। ये इसका अर्थ होगा जी, यहां से लेकर के देवदत्ता पद्धति का ये अर्थ हुआ। इसको आप समझ गए कुछ? प्रथम पुरुष रूप जो देवदत्त है, प्रथम पुरुष के रूप में है ना देवदत्त, प्रथम पुरुष रूप देवदत्ता भिन्न एक कर्तृक, एक करता है वो
वर्तमान कालिक विक्लित्य अनुकूल व्यापार। तो विशेष्य क्या हुआ? व्यापार, जहां जाकर रुक जाते हैं वो प्रधान होता है और बाकी उस वाक्य में सब विशेषण होते हैं। ये विशेषण है सब इसके व्यापार के। व्यापार कैसा है? प्रथम पुरुष रूप देवदत्ता भिन्न कर्ता का व्यापार है, वर्तमान कालिक व्यापार है, विक्लित्य अनुकूल व्यापार है। हाँ? विशेषण को ढूंढने के लिए आपको तरीका बता रखा है ना, कैसा शब्द बोलते हैं तो विशेषण निकल करके आ जाता है। कैसा अर्थ बोलेंगे तो विशेषण छट जाता है। कैसा व्यापार? देव प्रथम पुरुष रूप जो देवदत्त है, तद अभिन्न एक कर्तृक वर्तमान कालिक विक्लित्ति जनक व्यापार। अनुकूल मानी जनक, विक्लित्ति जनक व्यापार, विक्लित्ति को पैदा करने वाला व्यापार। कृदंत स्थल में ये तो तिङंत की व्यवस्था है कि इसमें धातु का अर्थ प्रधान होता है, प्रकृति का अर्थ प्रधान होता है तिङंत स्थल में। लेकिन कृदंत स्थल में क्या होता है? प्रत्येकार्थ प्रधान। प्रत्येकार्थ प्रधान होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि इससे भिन्न जितने भी हैं सबका प्रत्येक का ही अर्थ प्रधान होगा। हाँ, प्रकृति प्रत्यय में प्रत्येकार्थ प्रधान होता है इस अपवाद को छोड़कर। प्रकृति प्रत्यय में प्रत्येकार्थ प्रधान होता है, ये पहले ही मैंने कहा ना। प्रकृति और प्रत्यय में प्रत्येकार्थ प्रधान होता है। प्रधान का मतलब अंत में जाकर के कौन ठहरता है, विश्लेषण जब करते हैं। जैसे पाचक है तो पचन क्रिया युक्त कर्ता समास में शायद थोड़ा अलग है, समास में शायद थोड़ा अलग, वो भी बताएंगे। पाचक है जैसे, तो इसका क्या अर्थ है? पचन क्रिया, पाक क्रिया का कर्ता, पचन क्रिया को करने वाला। तो अंत में हमने करने वाले को रखा ना। कैसा कर्ता? पचन क्रिया का करने वाला। यहां पर कैसा व्यापार? तो इस प्रकार का व्यापार ये बताया। पाचक में देखेंगे तो पचन क्रिया का कर्ता, पचन क्रिया का करने वाला। कैसा करने वाला? पचन क्रिया करने वाला। जैसे कृदंत स्थल में इस अपवाद को छोड़कर प्रकृति प्रत्यय माने तिङंत स्थल को छोड़कर सर्वत्र प्रत्यय के अर्थ की प्रधानता होती है। तिङंत स्थल को छोड़कर सर्वत्र प्रत्यय के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे पाचक, तो इसका अर्थ होता है पाचक
पचन क्रिया का करने वाला। है ना, करने वाला प्रधान हो गया, पचन क्रिया लास्ट में नहीं गए ना। प्रधानता गुणता इस तरह से देख रहे हैं। अब जैसे तिङंत, तिङंत हो गया, सुप और तिङों का अर्थ पूछते हैं तो जैसे हम पूछेंगे रामम, सुबंत, सुबंत में भी प्रत्यय, सुबंत स्थल में भी प्रत्यार्थ प्रदान होता है। तद्धित में भी प्रत्येक अर्थ की प्रधानता। सुप का क्या अर्थ होता है, तिंग का क्या अर्थ है पूछे तो? अभी मैंने तिंग का अर्थ बताया था ना जी, सुप का अर्थ होगा। सुप और तिंग का अर्थ, सुप व तिंग का अर्थ का क्या अर्थ है? तिंग का तो हो गया, सुप इसके उत्तर में कहा जाएगा, इसका उत्तर होगा सुपाम कर्मादयोप्यर्था संख्या चैव तथा तिङाम। सुप और तिङों के कर्मादि अर्थ हैं। आदि शब्द से क्या लेंगे? सुप और तिङों के तिङों के कर्मादि अर्थ हैं। कर्मादि क्या होंगे बताओ? कर्म आदि में कर्म से आप तिङों के कर्मादि अर्थ होते हैं। वो काल विभक्ति आदि जैसे कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, कारक और संख्या। कर्मादि अर्थात कारक, व संख्या, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संख्या, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तिङों के कर्मादि अर्थात कारक व संख्या अर्थ होते हैं।
ठीक है। टिंगों के भी कर्मादि और संख्यार्थ होते हैं और सुपों के भी कर्मादि और संख्यार्थ होते हैं। माने एकत्व द्वित्व बहुत्व और कर्म कारक। जैसे पचती में ती का क्या अर्थ है? कर्ता कारक और एक संख्या, माने एक कारक ने क्रिया की है, ये बताएंगे पचती में। देवदत्ता भिन्न कर्तृक वर्तमान कालिक, देवदत्ता भिन्न एक कर्तृक वर्तमान कालिक पाक क्रिया। विक्लित्ति अनुकूल पाक क्रिया, विक्लित्ति जनक का क्या अर्थ है गुरुजी? है। देवदत्ता अभिन्न का क्या अर्थ है? देवदत्त है वो, अभिन्न माने देवदत्त ही एक करता है, कोई दूसरा एक करता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं हो रहा है देवदत्त से भिन्न? देवदत्त से भिन्न नहीं, अभिन्न। देवदत्ता भिन्न, देवदत्ता भिन्न, देवदत्त से अभिन्न। देवदत्त से अलग, भिन्न थोड़ी, भिन्न अलग होता है, अभिन्न मानी वही। आजाद जी से अभिन्न, देवदत्त से दूसरा कोई नहीं। आजाद जी से अभिन्न तो आजाद ही होगा। जैसे संबुद्धि भिन्न कह रहे थे, संबुद्धि से अलग होता है। संबुद्धि भिन्न जैसे कह रहे थे तो संबुद्धि से अलग ले रहे थे। हाँ, संबुद्धि भिन्न सु, तो संबुद्धि से अलग सु होता है। संबुद्धि अभिन्न सु तो संबुद्धि रूप सु। देवदत्ता भिन्न एक कर्तृक विक्लित्ति अनुकूल पाक क्रिया। देवदत्ता भिन्न एक कर्तृक वर्तमान कालिक विक्लित्ति अनुकूल पाक क्रिया। विक्लित्ति जनक, अनुकूल मानी जनक, विक्लित्ति को पैदा करने वाली। विक्लित्ति मानी चावल को गलाने, है, चावल को गलाने वाला, गलना। विक्लित्ति मानी चावल का गलना, गलना। चावल का गलना बोल रहे हैं। सुबंत तिंगंत। अब ये जो है वृत्ति की बात मैंने चालू की थी। वृत्ति 5 होती हैं, कृत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, और उसका अर्थ समझाते समय मैंने कहा, ये दूसरी कक्षा बदल दीजिए।